नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की भूगोल जो विषय है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने 3 अध्याय जो हैं वो पढ़ लिए। तीसरा हमारा चल रहा है जनसंख्या घनत्व, उसके बारे में आज हमें बात करना है। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि किसी क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या का भार कितना है उसे हम किन तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, उन सब का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि घनत्व होता क्या है। देखिए, किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्र के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व पता चलता है। यह घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुपात में सरकार के लिए मददगार होता है। ठीक है, देखिए, किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व का पता चलता है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि किसी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या का औसत होता है वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है उस प्रति इकाई क्षेत्र का, मतलब उस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का केवल जनसंख्या घनत्व होता है। जबकि पूरे क्षेत्र का निकालना है तो उस देश की जितनी जनसंख्या है उसका और उसका क्षेत्रफल कितना है उसका। ठीक है, जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि उस देश का औसत जो जनसंख्या घनत्व हो कितना है। देखिए, अब जनसंख्या घनत्व निकालते क्यों है, तो जनसंख्या घनत्व जो हम निकालते हैं उससे हमें फायदा क्या होता है। देखिए, ये घनत्व जो है उस प्रदेश के उन्नति और भावी विकास के अनुमान में सरकार के लिए क्या होता है, मददगार होता है। सरकार को उससे पता चलता है कि कितने लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं और कितना भार है, उस हिसाब से सरकार जो है अपनी योजनाएं लाती है। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का या राजमार्ग का डेवलपमेंट करना है, उसे बनाना है, तो उसे 2 लेन बनाना है, 3 लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है, 6 लेन बनाना है, ये तय करती है सरकार वहां की जनसंख्या घनत्व के आधार पर कि कितने वाहन यहाँ से गुजरेंगे, कितने लोगों का आवागमन इस क्षेत्र से होगा। तो इस सबका अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, घनत्व का। क्या निकाला जाता है, घनत्व निकाला जाता है। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व के प्रकार किन किन विधियों से और किस किस प्रकार से जनसंख्या का जो घनत्व वो ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार माना जाता है। जनसंख्या घनत्व के कई प्रकार होते हैं तथा प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होते हैं। अतः उनका संक्षिप्त जानकारी जो है इस प्रकार है। जनसंख्या के घनत्व जो है, इसका जो जनसंख्या के विभिन्न जितने भी पहलू हैं उन सबका जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। और जनसंख्या के घनत्व को निकालने के लिए कई सारी जो विधियां हैं, कई सारे इसके विश्लेषण है। 5 प्रकार में से वो किस किस प्रकार से हैं वो देखिए एक बार। देखिए, गणितीय घनत्व, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व कहलाता है। और गणितीय घनत्व निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है कुल जनसंख्या बटे हुए कुल क्षेत्रफल। उस देश की जितनी जनसंख्या है उसके अंदर क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो उसका जो गणितीय घनत्व है या जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये गणितीय घनत्व निकालने की विधि है। क्या है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का अनुपात, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल इनके बीच में जो अनुपात है वही क्या है, गणितीय घनत्व कहलाता है। दूसरा आता है आर्थिक घनत्व। देखिए, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों की क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहा जाता है। आर्थिक संसाधनों की क्षमता के अनुपात को और कुल जनसंख्या के अंदर वहां के आर्थिक संसाधन हैं, उनकी जो क्षमता है उसका अगर हम भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर्थिक घनत्व प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर दे भी रखा है कि कुल जनसंख्या बटे आर्थिक संसाधनों का उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जनसंख्या घनत्व का प्रकार आता है वो है कार्य घनत्व। किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात कायिक घनत्व कहलाता है। लास्ट ईयर यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया था कि क्या होता है कार्य घनत्व। तो कार्य घनत्व निकालने के लिए क्या है, कुल जनसंख्या के अंदर कृषि योग्य भूमि का हम भाग लगा देते हैं तो वहां पर जितना कार्य घनत्व है उसका हमें ज्ञात हो जाता है। इनसे भी देश जो है या जो सरकारें हैं वो अनुमान लगाती है, आगामी अनुमान लगाती है किस प्रकार से वहां पर जो है कृषि का उत्पादन कितना हो रहा है या जीडीपी के अंदर उसका कितना योगदान है या प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितने लोग कार्य कर रहे हैं, तो उससे उसका विकासशील, विकसित और अविकसित होने का ध्यान में आता है।
इसके बाद जो है वो कृषि घनत्व है, वो भी देखिए एक बार। किसी क्षेत्र की कृषि जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कृषि घनत्व कहलाता है कि वहां पर कृषि घनत्व तो कितना है, ठीक है, मतलब कितने लोग जो हैं उसमें से जनसंख्या जितनी है वो कृषि कार्य में करने में कितने वे लोग जुटे हुए हैं और वहां पर कितनी कृषि योग्य भूमि है। जैसे मान लीजिए कृषि जो जनसंख्या है उसमें काम करने के लिए जैसे मान लो 3.5 लाख लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और वहां का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, तो इससे इसका भाग जब करेंगे तो 3.50, ठीक है, इतना क्या आ गया हमारा कृषि घनत्व प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पोषक घनत्व। तो पोषक घनत्व क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात। भोज्य फसलें भोजन के रूप में या खाद्यान्न के रूप में हम जिसका उपयोग करते हैं या जिनका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, भोज्य फसलें कहलाती है। इसका निकालने का सूत्र क्या है, पोषक घनत्व को कुल जनसंख्या के अंदर भोज्य फसलों का क्षेत्रफल जो है इसका भाग देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पोषण घनत्व प्राप्त होता है। कुपोषण का और पोषण का जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। देखिए कोई प्रदेश है एन प्रदेश, इस एन प्रदेश का जो है क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है और इस 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। सॉरी यहाँ 1.5 लाख और यहाँ 15,000 हो गया, तो इसको आप यहाँ 15,000 कर लीजिए, ठीक है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, जनसंख्या के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अंतर आएगा इसमें, या फिर इसको पूरा कर लीजिए इधर, इसको रहने दीजिए, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1.5 लाख के अंदर 100 का भाग देंगे तो जो आएगा वो क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। उदाहरण को आप थोड़ा सा समझ देना, वहां पर मिस्टेक हो गई, 1.5 लाख की जगह 15,000 लिखने में आ गया, तो थोड़ा सा संशोधन आप स्वयं करें, असुविधा के लिए कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के जो घनत्व है उसका वितरण देखिए। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रादेशिक आधार पर विभिन्नताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, किसी भी प्रदेश के जो विभिन्नताएं हैं उसको क्या दर्शाता है, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। कैसे, मान लीजिए जैसे भारत है, भारत में एक और बिहार के अंदर जो है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, लगभग 1200 के आसपास। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। तो ये हमारे देश के किसको दिखाता है, जनसंख्या की घनत्व के प्रादेशिक आधार पर कि कौन कौन से प्रदेशों के अंदर कितनी कितनी जनसंख्या का प्रतिशत है। वही हम राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में 200, कुछ गाइडों में 201 भी दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व। तो ये सब चीजें किसको बताती है कि वहां के प्रादेशिक आधार के जो विभाजन है उसको दिखाती है। इसके बाद हम देखें तो विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है वहां जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। विश्व के जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा या जनसंख्या वहां पर ज्यादा होगी तो वहां का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा पाया जाएगा। जैसे भारत के अंदर दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के अंदर औद्योगिक विकास भी ज्यादा है, वहां पर जो है शैक्षिक जो शिक्षा के क्षेत्र के विकास है वो भी ज्यादा है। दिल्ली वैसे भी केंद्रीय राजधानी है तो वहां पर उस प्रकार से भी वहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है। अब जनसंख्या ज्यादा रहती है तो जनसंख्या ज्यादा रहने से वहां पर जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा, लगभग 11,500 के आसपास वहां पर जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या घनत्व का स्तर भारी विषमताओं को दर्शाता है। इससे पूर्व जब हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी तब भी हमने पढ़ा था कि 80% भूभाग के ऊपर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग पे संपूर्ण विश्व की 80% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। उसमें से भी संपूर्ण विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो भारत अकेले एशिया और यूरोप के अंदर निवास करती है और अन्य देशों के अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है वो और भी कम है या जनसंख्या का जो फैलाव है वो कम है। तो ये भी क्या है, विषमताओं को दर्शाता है कि अलग अलग जो देश हैं या अलग अलग जो महाद्वीप हैं उसके अंदर जनसंख्याएं ज्यादा है। और इसका अध्ययन के लिए हमने विश्व के जो 4 महाजन समूह हैं
उनको भी हमने पढ़ा, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। इसके बाद हम देखें कि विश्व में कई जनघनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो कहीं पे 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस विविधताओं के आधार पर विश्व को जनघनत्व की दृष्टि से मुख्यतः निम्न भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। जिस प्रकार हमने जनसमूह के रूप के अंदर विश्व को विभाजित किया 4 बड़े जनसमूह में, उसी बार जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भी हम संपूर्ण विश्व को जो है 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए वो 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आता है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। हमने आंकड़ा तय कर रखा है कि अगर इस आंकड़े को अगर कोई देश छूता है तो या कोई क्षेत्र छूता है तो वो उस क्षेत्र के अंदर इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से वर्गीकरण हमने किया हुआ है, उसके 5 भाग हैं। सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या, फिर अधिक जनसंख्या, सामान्य जनगणना, कम जनगणना और प्राय जनहीन क्षेत्र, जहां पर एक व्यक्ति पर किलोमीटर भी नहीं पाया जाता है या नहीं निवास करता है। सबसे पहले हम देखते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए इस क्षेत्र में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है औसत घनत्व 250 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाए गए हैं या अधिक रहते हैं, उन क्षेत्रों को किसमें सम्मिलित किया जाएगा? अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या समूहों को शामिल किया जाता है, जिनमें पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी अमेरिका सम्मिलित है। इन सबको हम चित्र के माध्यम से आगे देखेंगे कौन सा क्षेत्र कहां पे है। पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए। इसके बाद इसके अलावा एशिया के सागर तटीय भागों, यूरोप की औद्योगिक पेटी, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कोयला पेटी है उसके सारे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य और मूल रूप से 45 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या घनत्व जो है यूरोप में ज्यादा पाया जाता है। जो है यूरोप की औद्योगिक पेटी में भी जनसंख्या अत्यधिक या अत्यधिक मिलता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का आता है वो है अधिक जनगणना वाले क्षेत्र। अधिक जनगणना वाले जो क्षेत्र हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित है? देखिए विश्व में ऐसे क्षेत्र जिसमें जनसंख्या का घनत्व 101 से लेकर 250 के मध्य, 100 के ऊपर 101 से लेकर 250 तक। 250 से जो ऊपर है वो तो अत्यधिक में, और 101 से लेकर 250 तक जो है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अभी श्रेणी के अंदर सम्मिलित कौन कौन से देश हैं एक बार उनके बारे में देख लिए। इसमें मुख्यतः अत्यधिक जनगणना वाले क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तर पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इस घनत्व वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र किए जाते हैं? देखिए एक तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी यूरोप, ठीक है। इससे यूरोप का जो पहले वाला जो पार्ट था वो तो किसमें आ गया? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले में। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले के अंदर जो शेष भाग बचा हुआ है उसमें से अधिकांश जो है उसके अंदर आ गया। उत्तरी और मध्य और उत्तरी अमेरिका आ गया इसके अंदर, और दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग आ गए इसके अंदर, अफ्रीका के तटवर्ती भाग आ गए, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग आ गए। जो बाह्य भाग है, जो तटीय भाग है वो तो किसमें आ गए? अत्यधिक के अंदर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जनसंख्या का जो भार होता है, जनसंख्या का जो विस्तार होता है वो आंतरिक क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कौन से क्षेत्र आ गए? उत्तर पश्चिमी चीन आ गया, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इस जनसंख्या घनत्व के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद जो है नंबर 3 सामान्य जनगणना वाले क्षेत्र। सामान्य जनगणना वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है? जहां पर औसत जो है 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्तियों तक जहां पर रहते हैं वो सामान्य वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। देखिए इधर देखो 250 से अधिक वाले जो है वो तो किसमें आ गए? अत्यधिक में। 101 से लेकर 250 तक के जो है वो किसमें आ गए? अधिक में। और 11 से लेके 100 तक के जितने हैं वो किसमें आ गए? सामान्य जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में सम्मिलित हैं। इन्हें इस वर्ग में शामिल करते हैं। इसमें एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिका के घास के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी व मरुस्थलों के निकट के कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। देखिए ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर विषम जलवायु है, समान जलवायु नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड होती है, या फिर मरुस्थल है, या फिर उच्चावच ज्यादा है जहाँ पर समतल नहीं है मैदान,
उन क्षेत्रों जो हैं उनके अंदर ये वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र वो पाए जाते हैं। इसके बाद कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। अब जो कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं उसके अंदर जनसंख्या कितनी, 1 से लेके 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, सॉरी 6 से लेके 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर कौन कौन है, इन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सूडान, लीबिया, मालागासी, कनाडा, उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। और अंतिम जो क्षेत्र है वो है पराय जनविहीन क्षेत्र है, जहां पर या तो लोग रहते ही नहीं है और रहते भी हैं तो उनके मकान जो है बहुत दूर दूर होते हैं, 1-1 किलोमीटर का उनके अंदर फैसला होता है। इस क्षेत्र के अंदर कौन से सम्मिलित किए जाते हैं, 5 व्यक्ति इससे भी कम मिलता है, 0 से लेके 5 मान लो इसको, या 1 से 5 मान लो, 0 पे क्या है, 1 से 5 जो क्षेत्र है जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, ऐसे क्षेत्रों को जनविहीन क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी के स्थल ये भाग का लगभग 70% भाग इसी वर्ग के अंदर आता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि 80% जनसंख्या जो है 20% क्षेत्र पे और 20% जनसंख्या जो है 80% क्षेत्र के ऊपर निवास करती है। ऐसे क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश की कौन सी जनजाति है, एस्किमो जनजाति, हमने भी पढ़ा था। तो उनकी वो कितनी जनसंख्या है, उनकी 10,000 1 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या है और कितने बड़े क्षेत्र के अंदर वो रहते हैं। दूसरा भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहां अति आर्द्र हैं, जहां नियमित रूप से बारिश होती है, ठीक है। अति शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वह उच्च पर्वतीय प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। विश्व में मिलने वाले जनसंख्या घनत्व के इसी वर्गीकरण प्रतिरूप को निम्नलिखित मानचित्र की सहायता से दर्शाया गया है। इसके आगे जो है एक बार मानचित्रों को देख लेते हैं, ठीक है। इन मानचित्रों को देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो ज्यादा है। इस प्रकार के मानचित्र से भी हम देख सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक दिखा रखा है, 2 से 10 है, 11 से 40, 41 से 100, 101 से 500 और 500 से अधिक। इसके बाद जो नेक्स्ट मानचित्र है उसको भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से दिखाया गया है। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि वाला जो हमारा टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।